हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़ के बारे में। इससे क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या नुकसान है, और रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताऊँगा, ताकि आपको रेलवे से जुड़े जो भी छोटे मोटे प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं उन सभी पर आपकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो सके, और आपके नॉलेज के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हाल ही में भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज भारत की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है जो रेल मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, और भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसका मेन मोटो क्या है? सभी लोगों के कल्याण, उनको सुविधाओं के पर्पज़ से इसका संचालन किया जाता है। और भारतीय रेलवे ने मार्च 2019 तक 67,450 किलोमीटर के मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। देखा जाए तो भारत रेलवे नेटवर्क प्रबंधन के मामले में कौन से नंबर पर आता है? 4th नंबर पर आता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 67,415 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना रुपया केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए नहीं है। देखा जाए तो भारत में रेल का चलना अंग्रेजों की देन रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक भारतीय रेलवे कब से प्रारंभ हुई थी? तो यह 1853 से प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय रेलवे ने 1853 में अपनी स्थापना के समय से सरकार के हाथों में ही रही है, लेकिन अब सरकार इसे निजी क्षेत्र में सौंपना चाह रही है, या निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करना चाह रही है, जिसकी वजह से यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वर्तमान में देश में कुल लगभग 13,000 ट्रेनें संचालित हो रही हैं। कितनी ट्रेनें? लगभग 13,000। डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएंगी, ऐसा रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। और वर्तमान में इस ट्रेन का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम भी प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट लोगों के हाथ में ही चला जाएगा। जैसा कि हम सभी हाल ही में ऐसा सुन रहे हैं, हम सभी के मन में एक प्रश्न भी उठता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां जाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो ट्रेनें आपकी सरकार के द्वारा चल रही हैं वे सरकारी रहेंगी। इसके अलावा जो अतिरिक्त ट्रेनें हैं उनको प्राइवेट तौर पर चलाया जाएगा, उनका संचालन निजी हाथों में रहेगा। जो सरकारी हैं वो तो सरकारी ही रहेंगी। ये एक्स्ट्रा आपके लिए ट्रेनें हैं, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप आसानी से सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें। उसके लिए जो भी उसका कंट्रोल रहेगा, उसका किराया निर्धारित करना, खैर वो प्राइवेट लोगों के हाथ में ही रहेगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़े फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे और रेलवे की थोड़ी कमाई भी बढ़ेगी। तो इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए कुल 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज़ को इन्विटेशन दिया है, आमंत्रित किया है। कितने रूट्स पर? तो 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेनों के लिए। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें कम से कम 16 कोचों की होंगी, यह इसकी निर्धारिता है। एवं इनकी अधिकतम रफ्तार कितनी होगी? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि वह 35 साल के लिए ये परियोजनाएं निजी रेलवे कंपनियों को देंगी, अर्थात जो परियोजना के लिए जो भी निजी कंपनियां रहेंगी उनको 35 साल के लिए इसका टेंडर दिया जाएगा। लेकिन यह लाइन आपको सबसे ज़्यादा गौर देने वाली है कि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के ही होंगे। तो आपके मन में जो प्रश्न उठता है कि नौकरियां चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। रेल सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रही है, लेकिन उसका संचालन जो है, जो उसमें ड्राइवर और गार्ड रहेंगे वो भारतीय रेलवे के ही रहेंगे, जो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ से आपका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। निजी प्लेयर्स या निजी व्यक्ति भारतीय रेलवे को ट्रांसपेरेंट राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान, निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क का भी भुगतान करेंगे। जैसा कि इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य रेलवे को लेट लतीफ़ी से छुटकारा दिलाना। किससे? रेलवे की लेट लतीफ़ी से छुटकारा दिलाना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना एवं यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। देखा जाए तो IRCTC पहले से ही कुछ ट्रेनें चला रही हैं। इस मॉडल पर पहले से ही कुछ ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें कि कुछ अलग अलग प्रमुख ट्रेनें रही हैं। तेजस नाम आता है, इसके अलावा और भी कई ट्रेनें रही हैं। तो भारतीय रेलवे की केटरिंग कंपनी IRCTC इसी मॉडल पर 3 रूटों पर ट्रेन
चला रही है, जिन्हें एक्सप्रेस ट्रेन भी कहा जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पर आती है दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस, मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली दूसरी तेजस एक्सप्रेस, और तीसरी आती है, यहाँ पर ये दिल्ली गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा इंदौर, क्या आएगा, इंदौर वाराणसी के बीच चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस का संचालन निजी हाथों में अर्थात IRCTC के हाथों में सौंपा गया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कितनी तेजस ट्रेनें चल रही हैं, तो आपको याद रखना है कि देश में 3 तेजस ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, आपको तीनों भी बता दी हैं कहाँ से कहाँ तक की चल रही हैं। जब तेजस ट्रेनें या तेजस एक्सप्रेस चलना शुरू हुई थी, तब रेलवे का निजीकरण करने का प्रयोग कहा गया था। जब अन्य रूटों पर निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए आमंत्रित किया गया है या किया गया है, तो रेलवे की निजीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया गया है। दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का किराया इसी रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस से अधिक भी है, लेकिन आपको पता होगा कि उसमें सुविधाएं भी अधिक हैं। हम आगे बढ़ने से पहले, अर्थात रेलवे के निजीकरण के लाभ और नुकसान क्या है, उसको जानने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को अवश्य जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे तेज़ से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत है, जो कब प्रारंभ हुई थी, तो वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई थी। यह कहां से कहां तक जाती है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी जाती है दिल्ली टू उधमपुर, जो कि कहाँ, जम्मू में पड़ता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ जाती है, आपको याद रखना है, दिल्ली से जम्मू तक जाती है। इसके अलावा सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है, जो लगभग 4286 किलोमीटर, कितना, 4286 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो आपको इसे आसानी से याद रख सकते हैं, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, D2K, कैसे, D2K, डिब्रूगढ़ जो कि असम में पड़ता है, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक कौन सी चलती है, विवेक एक्सप्रेस। इसके अलावा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हाल ही में चेंज हो चुका है, कुछ समय पहले था गोरखपुर का, बीच में खड़गपुर भी रहा था, लेकिन अब कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, वह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो जिसकी कुल लंबाई है 1400 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर और 400 मीटर। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है गोरखपुर का, जो कि 1366 मीटर का है। इसके अलावा और भी कई फैक्ट्स हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें रेलवे से जुड़े और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में जैसा कि भारत का पहला बैटरी चलित रेलवे इंजन भी तैयार किया गया है, जिसे पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने तैयार किया है, और उसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम याद रखना है, उसका नाम है नवदूत। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूर्णतः महिलाओं से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो राजस्थान के जयपुर के पास पड़ने वाला एक स्टेशन है गांधीनगर। इसके अलावा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन कौन सा है, तो वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट जिनके बारे में हमने अभी हाल चर्चा करी है। इसके अलावा भारत में कुल रेलवे जोनों की बात करें तो कितने हैं, तो पहले 17 थे, और हाल ही में इन संख्याओं की बढ़ोतरी हो गई है, तो अब कितने हो गए हैं, 18 रेलवे जोन भारत में कुल हो गए हैं। 18वें नंबर पर कौन बना है सबसे लेटेस्ट, तो बना है दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम रेलवे जोन, जो सबसे लेटेस्ट 18वें नंबर का बना है। देखा जाए तो टोटल इसके मंडल कितने हैं, तो टोटल भारत में रेलवे 72 मंडल में डिवाइडेड है। इसके अलावा भर्ती बोर्ड कितने हैं, तो 21 भर्ती बोर्ड हैं। इसके अलावा नासिक में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए 1500 पौधों का पहला ऑक्सीजन घर तैयार किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसके साथ ही देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है अमेरिका का, और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है, तो इंडियन रेलवेज़ है। इसके अलावा विश्व के 4 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क कौन से आते हैं, तो पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरा चीन, थर्ड पे रूस, और 4th नंबर पर इंडिया का आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भारत में चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी थी, तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की जिसने यात्रा तय की थी, वो भारत की पहली ट्रेन थी। इसके अलावा पहला विद्युत चलित ट्रेन कौन सी रही है, तो डेक्कन क्वीन रही है। भाप से चलने वाला पहला देश का इंजन कौन सा है, तो उसका नाम है फेरी क्वीन। इसके अलावा पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी रही है, तो फ्लाइंग क्वीन। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं कि रेलवे के निजीकरण से कौन से लाभ और कौन से नुकसान होने वाले हैं। तो पहला आता है कि सरकार का यह तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाले सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनेंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी पैदा होगा।
जो कि एक बहुत छोटा तर्क है, क्योंकि ट्रेनें बिना निजी सेक्टर को दिए बिना भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इन्हें बनाया जा सकता है। दूसरा आता है कि ट्रेनों का रखरखाव निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा, जिससे उनमें साफ सफाई, उनमें सुरक्षा की सुविधाएं, इसके अलावा और भी कई सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। निजी क्षेत्रों में जाने से ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी, क्योंकि प्राइवेट लोग जब रहते हैं तो वे टाइम के बड़े पाबंद रहते हैं। तो आपकी ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी, आपकी यात्रा में कम समय लगेगा, आपकी यात्रा सुविधाजनक भी हो सकेगी। इसके साथ यह तर्क बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती हैं। निजी प्लेयर या निजी क्षेत्र ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेनें लेट नहीं होंगी? यदि निजी प्लेयर्स या निजी व्यक्ति ट्रेन लेट होने से रोक सकते तो फिर सरकार क्यों नहीं रोक सकती है? यह क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा उठता है। यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी, क्योंकि निजी प्लेयर या निजी व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करके नई तकनीक को लेकर आएंगे। इस तर्क में थोड़ा दम है, क्योंकि सरकार का फिक्सल डेफिसिट बढ़ता जाता रहता है और सरकार के पास और अधिक धन भी नहीं है जिससे कि सरकार इन पर और अधिक पैसे खर्च कर सके। इसके साथ ही टिकट के डिमांड और सप्लाई के बीच में अंतर को खत्म करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो व्यक्ति आसानी से ट्रेन के टिकट लेगा और कैंसिलेशन करने का जो लफड़ा रहता था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को जब ट्रेन मिल जाएगी तो फिर कैंसिल भी नहीं करेगा। फिर व्यक्ति वहाँ पैसा मायने नहीं रखता है, जब व्यक्ति को जाना है तो थोड़ी सुविधा भी देखता है। इसके अलावा इन ट्रेनों को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड कम से कम 160 किलोमीटर रखी जा सके। इससे लोगों की समय की भी बचत होगी और गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान तो बस यह एकमात्र है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज़्यादा काम करवाकर अधिक लाभ उठाना पसंद करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब यह संचालित होंगी या जब इस पर कार्य करना शुरू होगा तब इसके असली परिणाम सामने आएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए, जिससे वे ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार ही करती रहेंगी और फिर उनका जो डर्रा पैटर्न है वो और ढीला होता जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे की किराए की बढ़ोतरी के क्षेत्र में देखा जाएगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो कि इनकी सीमा क्षेत्र से बाहर रहेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि प्राइवेट ट्रेनें रहेंगी तो उनका किराया भी ज़्यादा रहेगा, जिसमें आम व्यक्ति या गरीब तबके का वर्ग या मध्यम तबके का वर्ग सोचे कि हम इसमें यात्रा कर लें तो शायद उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन अंत में सारांश के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि रेलवे का निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच में अब क्या अंतर हो चुका है। हर व्यक्ति आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पसंद करता है, चाहे सरकारी स्कूल में कितने ही अच्छे शिक्षक क्यों ना हो। जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण और बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने बच्चों को, गरीब से गरीब व्यक्ति है वह भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। और हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी कोई इतनी अच्छी नहीं है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है और निजी स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि इसे हर कोई नहीं दे सकता है। तो यह थी पूरी चर्चा भारतीय रेलवे के निजीकरण के बारे में। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।